आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर और उसके स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर एडवांस लेवल पे देखा जाए तो टेम्परेचर एक कॉम्प्लेक्स किस्म की क्वांटिटी है जिसका रिलेशनशिप और बहुत सारी क्वांटिटीज के साथ बन जाता है और इस तरह से वो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन इस वीडियो में हम टेम्परेचर को बेसिक फिजिक्स की बुनियाद पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस द एट्रीब्यूट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस वाली प्रॉपर्टी को मेजर कर रही हो तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि टेम्परेचर किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर कर सकता है। बेसिकली हर ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन पजेस करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करती है टेम्परेचर को। यहाँ पे ये बात नोट करना भी इंतहाई ज़रूरी है कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को जब हम मेजर करेंगे उसकी बुनियाद पे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह से हम एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए चेंज ऑफ स्पीड और टाइम मेजर करते हैं और फिर उनकी बेसिस पे हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं by using the equation of rate of change of velocity या rate of change of speed। तो उसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के बाद टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्पीड और एक्सेलरेशन सेम चीज़ नहीं है, इसी तरह से टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी सेम क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको थर्मोमीटर कहा जाता है और जिन यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं उनको स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर कहा जाता है, जो कि हम इसी वीडियो के अंदर आगे चल के स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम ये चीज़ फिर से क्लियर करते चलें कि टेम्परेचर इज नॉट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Temperature is depending on the average kinetic energy of an object. Depend होना और वही क्वांटिटी होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे टेम्परेचर इज द काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हैं। अगर आप कहेंगे टेम्परेचर इज डिपेंडिंग ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसका मकसद है टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, जिस तरह से हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप के बारे में एग्जांपल दिया। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, उनके दरमियान लिंक है। अगर हम इस फैक्टर को 3/2 के इसको एज अ कांस्टेंट ले लें तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के जस्ट इक्वल नहीं हैं। उनके दरमियान एक कांस्टेंट है k, जिसकी वजह से दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। हीट एक एनर्जी का टाइप है
जिसको जूल्स में मेजर करते हैं, लेकिन उसको जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली अपने जहन में मार्क कर लें कि टेम्परेचर इज नॉट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फिगर आपको टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप को समझाने के लिए यहाँ पे दी गई है कि ये जो रेड डॉट्स हैं ये आपके लिए किसी गैस या किसी भी और ऑब्जेक्ट, लिक्विड आप कह लें से सपोज, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो एरोज हैं ये उनकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है उसके अंदर हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा है तो एवरेज ज़्यादा बनेगी, और जो राइट साइड पे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ की बहुत कम है, कुछ की थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन एवरेज फिर भी उसके मुकाबले में, मतलब लेफ्ट के मुकाबले में कम बनेगी। तो टेम्परेचर उसी का ज़्यादा होगा जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसका कम होगा जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो लिहाजा यहाँ पे जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है, लेफ्ट सेक्शन है, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और जो राइट कंपार्टमेंट है ये साइड, इसका टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। लेफ्ट साइड पे हमने वाटर मींस लिक्विड, यहाँ पे हमने कोई गैस, और यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड मौजूद है। सबको हमने प्लेस किया है रूम टेम्परेचर पे। जब रूम टेम्परेचर मतलब सबके लिए टेम्परेचर सेम है, तो सबके जो मॉलिक्यूल्स हैं चाहे वो डिफरेंट मैस रखते हैं, उनका मैस डिफरेंट है, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो कुछ भी हैं वो सारी डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अगर हमने उनको सेम टेम्परेचर पे प्लेस किया है तो इसका मकसद है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जीज सेम होंगी, क्योंकि टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर सेम होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जीज सेम होंगी। दैट डिफाइंस देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बट दे आर नॉट द सेम। ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर 20 केल्विन होगा तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज भी 20 जूल होगी, नहीं, वो एक दूसरे पे डिपेंड जरूर करते हैं लेकिन सेम नहीं है। अब हम टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन 3 को स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्केल्स डिफरेंट बुक्स में आते हैं लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम उन पे अपना टाइम जो है ना स्पेंड नहीं करेंगे। हम इन्हीं 3 स्केल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो किसी भी स्केल को डिफाइन करने का एक आसान तरीका ये है कि आप उसकी 2 रेफरेंस जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे उस स्केल को डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं? हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट कह लें या कंपाउंड कह लें ऑन द अर्थ है वो वाटर है। तो उसकी बेसिस पे हमने 2 पॉइंट्स सेट किए हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इनको हम रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं। तो इन 2 रेफरेंस पॉइंट्स की बेसिस पे हम हर स्केल को डिफाइन करते हैं। तो जो तीनों स्केल हम स्टडी करेंगे वो इन 2 रेफरेंस पॉइंट्स की बुनियाद पे होंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने वो 2 रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दी हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हर स्केल को डिफाइन किस तरह से किया जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सेल्सियस स्केल के बारे में कि सेल्सियस स्केल को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। सेल्सियस स्केल वो स्केल है जिस पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हमने 0 सेल्सियस दे दिया है या लेबल कर दिया है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हमने 100 सेल्सियस लेबल कर दिया है। तो ये लेबल्स हमने खुद डिजाइन किए हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेल्सियस। तो अब 0 और 100 के दरमियान जो इंटरवल्स हैं उनको हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 0 से 100 तक 100 पार्ट्स हमने इक्वल बना दिए, अनइक्वल नहीं बनाए। इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल 100 पार्ट्स, और जो हर एक पार्ट है उस पार्ट को हम कहते हैं 1 सेंटीग्रेड या 1 सेल्सियस। तो ये एक सेंटीग्रेड को डिफाइन करने का तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कि जो नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हैं वो केल्विन स्केल के लिए 100 है, सेल्सियस स्केल के लिए 100 है, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 180 है। तो आप हर स्केल को इसी तरह से डिफाइन करेंगे जिस तरह से मैंने सेल्सियस स्केल को डिफाइन किया। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल is a scale for the temperature measurement on which freezing point of water is labeled as 32 Fahrenheit and boiling point of water is labeled as 212 Fahrenheit. This interval between freezing point of water and boiling point of water is equally divided into 180 parts. Each part is known as 1 Fahrenheit. तो इसी तरह से आप अब केल्विन स्केल को भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का लेवल और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो लेवल है इनको जहन नशीन करना है, उसके बाद आप किसी भी स्केल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल स्केल्स क्यों बनाए हैं? हर स्केल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि फ़ारेनहाइट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसकी डिवीजन स्मॉल है। किस तरह से स्मॉल है? जब आप टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से लेके बॉइलिंग तक जाएंगे तो इसका टेम्परेचर जस्ट 100 जो डिवीजन्स है वो चेंज होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट का 180 चेंज हो जाएगा। जब 180 चेंज हो जाएगा तो इसका मकसद है चेंज को आप फास्टर रेट पे मेजर कर सकते हैं ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो छोटा छोटा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मेजर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जिस तरह से अगर आपने हेयर की थिकनेस मेजर करनी है तो आप मीटर स्टिक के साथ मेजर नहीं कर सकते। कोई ऐसा स्केल आपके लिए सूटेबल होना चाहिए जो बहुत स्मॉल जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता हो, जो कि हम माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या मिलीमीटर्स में भी हो सके, लेकिन मिलीमीटर भी बड़ा स्केल है। तो इस तरह से हम जो है ना ये डिफरेंट स्केल्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब है कि ये टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। हर टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, सेल्सियस ले लें, फ़ारेनहाइट ले लें, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं होगा। जब ये टेम्परेचर ज़ीरो होगा वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लें, या हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। नॉर्मली
हर ऑब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसे हम मॉलिक्यूल या एटम कहते हैं, वो मोशन में ही रहता है, चाहे वो मोशन थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन रहता है मोशन में। अगर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो वहां पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, जो कि 0 केल्विन होगा। यही वजह है कि हम केल्विन स्केल को दूसरों से मुख्तलिफ जाहिर करने के लिए इसके ऊपर जो डिग्री की साइन है वो नहीं देते। टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं उनकी कन्वर्जन किस तरह से की जा सकती है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मालूम है तो केल्विन या सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्जन बिल्कुल एक आसान तरीके से की जा सकती है। वो हम यहाँ पे समझते हैं किस तरह से। ये वही सेम फिगर है जिस पे हमने टेम्परेचर के स्केल्स को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ, इनिशियल पॉइंट, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले ली। कोई और भी ली जा सकती है, लेकिन ये हमारे पास बेस लाइन है, इस वजह से हम इसी को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। अब अगर मैं वाटर को बॉयल करना स्टार्ट कर दूं तो आप मुझे बता देंगे कि केल्विन पे 373 हो जाएगा, सेल्सियस पे 100 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पे 212 हो जाएगा। लेकिन मैं बॉइलिंग से थोड़ा पहले रुक जाता हूँ, मतलब फाइनल पॉइंट मैंने यहाँ पे ले ली। तो अब जब फाइनल पॉइंट यहाँ पे है तो आप अप्रोक्सीमेटली तो मुझे वैल्यूज बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पे नहीं बता सकते बिल्कुल इसी फिगर पे। तो हम क्या करेंगे, जब किसी चीज़ का हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता, हम उसके लिए सैम्पल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सैम्पल ले लेते हैं TK, TC और TF, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर का यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, जो इनिशियल पॉइंट हमने ली और फाइनल पॉइंट ली उसका डिफरेंस, तो अगेन आप नंबर में तो हमें नहीं बता सकते, लेकिन आप इक्वेशन बना के हमें ज़रूर बता सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है। केल्विन पे TK माइनस 273 है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सेल्सियस पे TC माइनस 0 है और फ़ारेनहाइट पे TF माइनस 32 है। तो ये इक्वेशन, और एक और हमने चीज़ तकरीबन 2 मिनट पहले पढ़ी कि नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी है हर स्केल के लिए, आपको याद होगा, नहीं तो आप वीडियो में पीछे जा सकते हैं, देख सकते हैं। केल्विन के लिए 100, सेल्सियस के लिए 100 और फ़ारेनहाइट के लिए 180। तो चेंज इन टेम्परेचर और नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये दोनों इस्तेमाल करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं, और कन्वर्जन के लिए एक सिंपल सा मेथड है। टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं उनके इंटर कन्वर्जन के लिए ये बेसिक इक्वेशन है, जिसको हमने लिखा है चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। जिसका मतलब है कि आप चेंज को टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ डिवाइड करें, चाहे वो केल्विन स्केल हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट स्केल हो, चाहे वो सेल्सियस स्केल हो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, उनमें से जो भी 2 का रिलेशनशिप आपने स्टडी करना है तो थर्ड को आप इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल केल्विन और सेल्सियस को अगर हम स्टडी करेंगे तो हम फ़ारेनहाइट को इग्नोर करेंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल्टा टी के बाय 100 इक्वल टू डेल्टा टी सी बाय 100। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा टी के इक्वल है टी के माइनस 273 और डेल्टा टी सी बराबर है टी सी माइनस 0 के। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 100 दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी के माइनस 273 इक्वल टू टी सी, या हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि टी के इक्वल टू टी सी प्लस 273। मतलब जो भी टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन होगा
उसके साथ 273 ऐड करेंगे तो हमें केल्विन स्केल पे टेम्परेचर मिल जाएगा। और अगर हमें केल्विन स्केल पे टेम्परेचर गिवन है तो उसमें से 273 माइनस करने के बाद हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरे दो स्केल्स फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इंटर कन्वर्ट करना चाहें तो हमने ये इक्वेशन लिख ली। यहाँ पे चेंज को हम लिखेंगे TF माइनस 32 और TC माइनस 0। हम यहाँ पे 100 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। यहाँ पे जहन में रखना है कि ये 100 TF के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि TF माइनस 32 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट के फॉर्म में TF माइनस 32 लिख दिया, उसके साथ हमने 100 मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 और 180 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5/9 आ जाएगा। 5/9 TF माइनस 32 इक्वल टू TC। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर गिवन है वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो TC टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। अब अगर हमें TC टेम्परेचर गिवन है, फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 डिवाइड कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड पे, तो हम इसका अपोजिट मींस 5/9 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो ये हो जाएगा 9TC/5 और यहाँ से 5/9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 32 जो है माइनस में है, तो ये हम दोनों साइड पे प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। TF इक्वल टू 9TC/5 प्लस 32। यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए कि जब ये इक्वेशन उनको होती है तो वो कहते हैं 9TC/5 है, यहाँ पे 9/5 और ये ब्रैकेट क्यों है। वो क्या करते हैं, ये 5TF डिवाइडेड बाय 9 माइनस 32 लिखते हैं, जो कि गलत है। आपने मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक इक्वेशन को रीअरेंज करना है। ज़रूरी नहीं है इक्वेशंस आपको एक जैसी नज़र भी आए। यहाँ पे कहते हैं ब्रैकेट है, यहाँ पे नहीं है, तो या ये गलत है या ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये करेक्ट फॉर्म है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब अगर हम फ़ारेनहाइट और केल्विन की कन्वर्जन करें तो हमारे पास ये बेस इक्वेशन आ जाएगी। चेंजेस को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी डेल्टा टी एफ की वैल्यू, डेल्टा टी के की वैल्यू, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास टी के मिल गया कि टी के इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32 प्लस 273। यहाँ पे अगर आपने इसको रीअरेंज करना है तो ये भी जहन में रखें कि ये 273 पहले प्लस है, तो ये पहले हम जो है ना दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो या आप यहाँ से डायरेक्ट इस इक्वेशन पे चले जाएं या आप इसको प्रोसेस कर लें, तो हमारे पास जो है ना TF माइनस 32 इक्वल टू दिस आ गया। तो अब यहाँ से हमने TF लेना है तो 32 दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन मिल गई। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जिनके थ्रू आप एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आपने राइट स्टेप राइट टाइम पे करना है। मतलब कहीं पे अगर आपने एडिशन पहले करनी है तो वो एडिशन पहले सॉल्व करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्शन पहले सॉल्व करनी पड़ेगी फिर मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि इस इक्वेशन में है। तो सब्ट्रैक्शन पहले है बाद में मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले है बाद में एडिशन है। तो ये स्टेप्स आपने थोड़ा से जो है ना ध्यान के साथ करने हैं, अदरवाइज सिंपल मैथमेटिक्स है जो कि आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये है टेम्परेचर, उसके स्केल्स और उनकी इंटर कन्वर्जन।